बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वह बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा होता वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता था। फिर एक दिन चमन जंगल से गुजर रहा होता है। तभी काला बंदर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस काले बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो काला बंदर यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वह काला बंदर चमन का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बिमला देखो, ये वही काला बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। अजी इसके पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसके हमले से कोई भी बच पाएगा। तुम जल्दी जाओ और घर के अंदर अंधेरा कर दो। कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी पत्नी जल्दी से जाती है और पूरे घर के सारे दीपक बुझा देती है और वह उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। वह काला बंदर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और तलाश करते करते वह एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहां राजेश और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वह चिंघाड़ने लगता है। तभी राजेश की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? हे भगवान हमें बचाओ। अरे भगवान जल्दी उठो, देखो तुम्हारे मायके से कोई मिलने आया है। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है। वह उस काले बंदर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी ये क्या चीज है? अरे मर गए रे, हे भगवान हमें बचाओ। तभी वह काला बंदर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। फिर वह दोनों जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काले बंदर का खौफ है। हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर चमन भाई, कल तो मैं और मेरे बीवी बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। यार राजेश, काले बंदर के हमले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ बहुत बहुत बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना मकान बहुत ही कम कीमत पर बेचकर शहर चले गए हैं। भाई मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, इस काले बंदर के खौफ के कारण जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर मुखिया के पास चलना चाहिए ताकि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तुम सही कहते हो भाई, चलो हम अपने साथ कुछ गांव वालों को भी ले चलते हैं। मुखिया जी, आपको तो पता ही है, पूरे गांव में काले बंदर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों में बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस काले बंदर का सामना करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई व्यक्ति काले बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना करे। हो सकता है वो अपने सामने अपने से ज्यादा बड़े काले बंदर को देखकर डर जाए। लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे 2 गुना बड़ा है। अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखाई देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम 2 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम उस काले बंदर से भी ऊंचे हो सकते हैं।
अब हमें ये सोचना है कि वह दो लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन काले बंदर का सामना करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। चमन और राजेश, तुम दोनों ने उसका सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुखिया जी, बल्लू की तरकीब तो सही है, लेकिन वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुम घबराओ मत। जब तुम उस काले बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे। अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की जान बचा लेंगे। ऐसा है तो ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं उस काले बंदर का सामना कर। फिर रात होने पर बल्लू चमन और राजेश को एक के ऊपर एक खड़ा करवाकर उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देता है। अरे वाह चमन और राजेश, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। भाई बिल्लू, अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा तो क्या होगा? अरे यार तुम घबराओ मत, बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे डराने की कोशिश करना। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। चमन भाई, मुझे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से हो जाता है। राजेश भाई, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है, अब क्या करें? भाई जोर जोर से आवाजें निकालो ताकि वो डर जाए। ए बंदर, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? हे भगवान, मैंने तो काले बंदर का भेष पहना हुआ है, लेकिन ये तो सच में काला बंदर है। ये तो मुझे एक ही वार में मार देगा। अब मैं क्या करूं? राजेश भाई, जोर जोर से आवाजें निकालो, मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यहीं आ रहा है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, हाय आज तो मैं मरी गया। ये काले बंदर का भेष बदलना तो मुझे महंगा पड़ गया। फिर वह काला बंदर भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, उसका मुखौटा उसके सिर से निकलकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया। तभी चमन और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो शहर के एक सेठ ने पैसे दिए थे ताकि मैं सब गांव वालों को काला बंदर बन के डराऊं और उनमें इतना खौफ भर दूं कि वो अपनी जमीन को आधे दामों में सेठ को बेच दे। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, ये काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया निकला। फिर चमन भी अपना मुखौटा उतार देता है। वह बहुरूपिया चमन को देखकर हैरान रह जाता है। हाय रे, ये क्या, तुम भी बहरूपिये हो? हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ। हम तो बस तुम्हें यहाँ से डराकर भगाने आए थे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लालच में किया। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहाँ सब गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। वे उस बहरूपियों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो कोई बहरूपिया है जो काला बंदर बनकर हमें डराता था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बहुत पुरानी बात है। मोदीपुर नामक गांव में एक औरत ने गोरे होने की क्रीम की नई नई दुकान खोली थी। वो औरत देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम रेशमा था। जो कोई भी उस औरत को देखता तो वो उसे देखता ही रह जाता।
उसके गोरे होने की क्रीम की चर्चा गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। वो एक ऐसी क्रीम बेचती थी कि जो कोई भी उसकी क्रीम का इस्तेमाल करता तो वो बार बार रेशमा से क्रीम खरीदने आता। पता नहीं उसकी क्रीम में ऐसा कौन सा जादू था कि गांव की सभी औरतें रेशमा से क्रीम खरीदने के लिए पागल रहती थीं। उसी गांव में एक बिमला और उसका पति राजा रहता था। एक दिन की बात है। अरे सुनते हो जी? हाँ बोलो, क्या बात है? गांव में एक औरत गोरे होने की क्रीम बेच रही है। जो कोई भी उसकी क्रीम लगाता है तो वो गोरा और सुंदर हो जाता है। देखो ना, मेरा रंग भी कितना काला हो गया है और मेरा मुंह भी खराब हो गया है। मुझे भी वो क्रीम लेनी है। अरे क्या करोगी क्रीम लेकर? तुम तो पहले से ही सुंदर हो। ज्यादा फालतू की चीजें लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा और भी खराब हो जाएगा। पर मुझे और ज्यादा सुंदर और गोरा होना है। जिस किसी ने भी उस औरत की क्रीम इस्तेमाल की है वो और भी ज्यादा सुंदर और गोरा हो गया है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। बिमला उसी औरत के पास क्रीम लेने जाती है। बहन जी, मुझे वो गोरा होने वाली क्रीम चाहिए। ठीक है, अभी देती हूँ। रेशमा बहन जी, एक बात तो बताओ, आप इतनी सुंदर कैसे हो? आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज मेरी ये क्रीम है। मैं भी यही क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। तुम भी ये क्रीम इस्तेमाल करोगी तो तुम भी बहुत खूबसूरत हो जाओगी। ठीक है, मुझे भी जल्दी से एक क्रीम दे दो। बिमला खुशी खुशी क्रीम लेकर चली जाती है और घर पहुंचकर बिमला पानी से अच्छी तरह मुंह धोकर रेशमा से खरीदी हुई क्रीम लगाती है और आईने में अपना चेहरा देखकर खुद ही मुस्कुराती है। अब मैं भी रेशमा जैसी खूबसूरत हो जाऊंगी। तभी उसका पति राजा आ जाता है। बिमला, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लग रही हो ना पहले से भी सुंदर। बिमला को अपना चेहरा पहले से भी सुंदर लगता है, लेकिन बिमला को ये नहीं पता था कि क्रीम लगाने से उसकी खूबसूरती पहले से और कम हो जाएगी। तुम ये क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़ो। मैं ना पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ ना, इसीलिए तुम मुझसे जल रहे हो। वो राजा की एक नहीं सुनती और वो अपने आप को आईने में देखने लगती है। उसे लगता है कि क्रीम लगाने से वो सुंदर होती जा रही है। और अगले दिन गांव की एक औरत जिसका नाम काली था, वो भी रेशमा की दुकान पर जाती है। रेशमा बहन जी, अरे ओ रेशमा बहन जी। हाँ जी बोलो। रेशमा बहन जी, मुझे भी वो गोरा करने वाली क्रीम लेनी है। देखो ना मैं कितनी काली हूँ, इसीलिए सब मुझे काली बुलाते हैं। मुझे भी गोरा होना है आपके जैसा। पास ही में रेशमा की दुकान है, तुम उसके पास से वो क्रीम ले आओ। रेशमा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और गोरी लग रही थी। वो काली को दुकान का रास्ता देती है। काली क्रीम लेने चली जाती है। क्रीम बेचने वाली रेशमा नहीं, एक चुड़ैल होती है। वो काली को भी वो क्रीम दे देती है और वो मन ही मन खुश होती है। वो दिन दूर नहीं जब मैं गांव की सारी औरतों की सुंदरता चुरा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊंगी। देखते ही देखते गांव की सभी औरतें कुछ दिन तो बहुत सुंदर हो जाती हैं, पर फिर अचानक बदसूरत होने लगती हैं। काली अपना मुंह धोकर क्रीम लगाती है। क्रीम लगाते ही काली और काली हो जाती है, पर उसे लगता है वो बहुत सुंदर लग रही है और वो खुशी से गुनगुनाने लगती है। अरे काली, ये तेरे मुंह को क्या हुआ है? तू तो पहले ही इतनी काली थी, अब तो और बुरी लग रही है। और वो काली का चेहरा देखकर हंसने लगता है। मैं गोरी हो गई हूँ ना, इसीलिए तुम मुझसे चिढ़ रहे हो। काली का चेहरा सही में पहले से भी ज्यादा काला हो जाता है। इस क्रीम के चक्कर में तू पागल हो गई है काली। मेरी बात मान और इसे लगाना छोड़ दे। जमलू घर के किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी ओर पंडिताइन भी पंडित जी से क्रीम के बारे में बात कर रही होती हैं। पंडित जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। गांव की औरतें क्रीम लगाकर कितनी गोरी और सुंदर होती जा रही हैं। मुझे भी गोरा और सुंदर होना है। अरे भाग्यवान, अब तुझे क्या पड़ गई बुढ़ापे में सुंदर दिखने की? तू तो आज भी 25 की लगती है। अजी छोड़ो ना, तुम भी ना मजाक करते हो। कसम से तुम्हें तो क्रीम की जरूरत ही नहीं है। देखो, तुम मुझे मत बहलाओ। मुझे क्रीम चाहिए तो चाहिए बस। अब ये पंडिताइन मानने वाली तो है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम वो क्रीम ले आना। पंडिताइन को भी बुढ़ापे में सुंदर दिखने की क्या जरूरत पड़ गई?
पंडिताइन रेशमा से क्रीम लेने पहुंच जाती है। अरे रेशमा, जरा मुझे भी तो गोरा होने की क्रीम देना। अभी देती हूँ, रेशमा मन ही मन कहती है। लगता है बुढ़ियों को भी सुंदर और जवान बनने का शौक लगा है। रेशमा पंडिताइन को क्रीम दे देती है। पंडिताइन क्रीम लेकर बड़ी खुश हो जाती है। अब तो मैं भी सुंदर बन जाऊंगी और मुझे कोई बुढ़िया भी नहीं बोलेगा। पंडिताइन जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है और जल्दी से अपना मुंह धोकर क्रीम लगाती है। क्रीम लगाने के बाद पंडिताइन अपना मुंह आईने में देखती है तो फूल ही नहीं समाती। अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। दूसरी ओर जमलू कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में रेशमा की दुकान दिखाई देती है। रेशमा की दुकान पर क्रीम लेने वाली औरतों की काफी भीड़ थी। जमलू भी भीड़ देखकर रुक गया। वो रेशमा को देखता तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे रेशमा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मन ही मन सोचता है, गांव की औरतें दिन पर दिन बदसूरत होती जा रही हैं और रेशमा खूबसूरत, आखिर चक्कर क्या है? और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। आगे चलकर जमलू को रास्ते में राजा मिलता है। और जमलू भाई कैसे हो? ठीक हूँ राजा भैया, पर पता नहीं ये तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है। आजकल कोई क्रीम लगाने लगी है और बस सुंदर होने के चक्कर में पागल हो रही है। हाँ जमलू भाई, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी भाभी का भी यही हाल है। मैं अभी रेशमा की दुकान के सामने से आ रहा हूँ। वैसे रेशमा है बहुत सुंदर, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। अच्छा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं भी देखूं कौन है ये रेशमा। हाँ जरूर देखना। चलो अब मैं घर चलता हूँ, रात हो गई है। तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। जमलू अपने घर की ओर चल देता है और राजा दूसरी ओर। कुछ ही दूर चलने के बाद राजा को रेशमा की दुकान दिखती है। रेशमा के घर की खिड़की में बहुत रोशनी आ रही होती है। अरे इतनी रात में ये रेशमा अपने घर में क्या कर रही है? जरा मैं आज इस रेशमा से बात करके आऊं कि ये क्यों सारी औरतों को पागल बना रही है। राजा रेशमा के घर की खिड़की से अंदर देखने लगता है। अंदर का नजारा देखकर राजा बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो देखता है कि रेशमा अपने रूप से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और एक बड़े से बर्तन में खून और मांस डालकर उसे चला रही होती है और जादू से उसकी क्रीम बना रही होती है। अब गांव की औरतों की सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी और मैं दिन पर दिन सुंदर और जवान हो जाऊंगी। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। ये चुड़ैल गांव की सभी औरतों की सुंदरता चुरा रही है और खुद दिन पे दिन सुंदर होती जा रही है। राजा चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी बीवी को जोर जोर से आवाज देता है। जैसे ही जमलू की पत्नी बिमला सामने आती है, राजू उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अजी पागल हो गए हो क्या? मैं क्या तुम्हें कोई चुड़ैल नजर आ रही हूँ? लग रही हूँ ना कटरीना कैफ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम सुंदर नहीं और ज्यादा बदसूरत हो गई हो। ये सब उस चुड़ैल रेशमा का करा धरा है। राजा बिमला को सारी बात बताता है। दूसरी ओर जमलू की पत्नी का भी यही हाल होता है, पर जमलू की पत्नी काली तो पूरी चुड़ैल लगने लगी थी। गांव के सभी आदमी रेशमा की क्रीम से परेशान होकर आपस में बात करते हैं। अरे भाई, ये रेशमा कोई खूबसूरत औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से उसे रात में तांत्रिक पूजा करते देखा है। हे भगवान, चलो हम सब पंडित जी के पास चलते हैं। उनके पास जरूर कोई न कोई उपाय होगा। क्या हुआ? अब तुम सब मेरे घर कैसे? और पंडिताइन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? राजा पंडित जी को रेशमा के बारे में सब बताता है। मुझे तुम उस चुड़ैल के पास ले चलो। जमलू, राजा और गांव के सभी आदमी पंडित जी को उस चुड़ैल के पास लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग रेशमा की क्रीम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। रेशमा चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। ए पंडित, अपनी जान प्यारी है तो तू चला जा यहाँ से। मैं नहीं छोड़ूंगी इन औरतों को। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बनना है बस। तू ऐसे नहीं मानेगी। पंडित जी मंत्र पढ़कर दुकान में रखी सारी क्रीम में आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल जलकर मर जाती है और गांव की औरतें ठीक हो जाती हैं।